जब वास्को डी गामा 1498 में कैलिकट आया तो सिर्फ मसाले नहीं, एक नया दौर लेकर आया और वही बना फॉरेन रूल का पहला कदम। आज ISPCS डिकोडेड पर हम एक ज़बरदस्त कहानी डिकोड करेंगे जिसमें व्यापार के बदले राज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। एक समय था जब यूरोप से इंडिया आने का कोई डायरेक्ट सी रूट ही नहीं था। सब लैंड रूट से आते थे और जो बहुत डेंजरस होते थे या बहुत महंगे। लेकिन 20 मई 1498 को सब कुछ बदल गया। वास्को डी गामा, एक पोर्चुगीज़ नेविगेटर, फाइनली भारत के कैलिकट पोर्ट पर पहुंचा और उसका गाइड कोई और नहीं बल्कि एक गुजराती मुस्लिम नेविगेटर था, अहमद इब्न माजिद। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि डिबेटेबल है, लेकिन नाम इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कैलिकट आज के केरला में है और उस वक्त यहाँ का राजा था ज़ेमरिन। ज़ेमरिन कोई नाम नहीं बल्कि टाइटल था जो कैलिकट के रूलर्स को दिया जाता था। ज़ेमरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पहली बार कोई यूरोपियन डायरेक्टली सी रूट से भारत आया था, बिना किसी बीच के मुल्क से गुजरे, और वास्को डी गामा की शिप में भर के गए थे मसाले, खासकर ब्लैक पेपर, काली मिर्च। वापस जाते वक्त वास्को डी गामा ने सिर्फ एक शिप भर के मसाले यूरोप में बेचे और कमा लिया 60 गुना ज़्यादा मुनाफा सिर्फ एक ट्रिप में। इतना प्रॉफिट देखकर यूरोप के कई मर्चेंट्स इंडिया की तरफ भागने लगे और इसी से शुरू हुआ एक नया दौर, ट्रेड का और फिर कॉलोनियलिज्म का भी। पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच, फ्रेंच और फिर ब्रिटिश भी, लेकिन सबसे पहला कदम वास्को डी गामा ने ही रखा था। ये इंसिडेंट UPSC और UPPCS दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है जहाँ से भारत पर विदेशी ताकतों का असली दाखला शुरू होता है। तो याद रखना, 1498 वास्को डी गामा, कैलिकट, ज़ेमरिन और ब्लैक पेपर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 60। 1498 वास्को डी गामा ने समंदर के रास्ते इंडिया आके एक नया दौर शुरू कर दिया। अब पोर्चुगीज सिर्फ दोस्ती करने नहीं, ट्रेड और राज करने आए थे। और फिर एंट्री होती है एक पावरफुल नाम की, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आया, इंडिया का पहला पोर्चुगीज़ वाइसरॉय और गवर्नर। उसने बोला समंदर पर राज करो तभी ट्रेड सेफ रहेगा, और ये आइडिया बन गया हमारा ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब लैंड से नहीं, सी पे कंट्रोल करो, फिर दुनिया तुम्हारी। लेकिन असली गेम चेंजर तो आगे आया। 1509 में अल्फांसो डी एल्बुकर्की, वो बना गवर्नर। भाई साहब ने 1510 में गोवा जीत लिया यूसुफ आदिल शाह से, जो बीजापुर के राजा थे, और गोवा बन गया पोर्चुगीज़ का बेस कैंप इन इंडिया। UPPCS के लिए याद रखो, गोवा इज इक्वल्स टू एल्बुकर्की। उसी लिए तो उसे कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया। पर स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1511 में एल्बुकर्की ने जीता मलक्का, 15 में इन्होंने जीता हॉर्मस। मलक्का साउथ ईस्ट एशिया का गोल्ड माइन मार्केट है और हॉर्मस पर्शियन गल्फ का गेट। ये दोनों जगह यूरोप एशिया ट्रेड का कंट्रोल हैंडल करती थी। और फिर 1529 में नीनो दी कुन्हा आते हैं। 1538 तक पोर्चुगीज़ रूल को और स्ट्रांग बनाया, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में। और एक धमाकेदार फैक्ट, 1503 में कोचीन में पहला पोर्चुगीज़ फोर्ट और बनवाया था एल्बुकर्की ने, जब वो अभी गवर्नर भी नहीं थे। छोटा सा ज्ञान बूस्टर इसके ऊपर ही आप देखिए। वास्को डी गामा इंडिया, कैप्टन कुक ब्रिटेन, कोलंबस अमेरिका। स्पेन ने स्पॉन्सर किया था पर वो इटली के थे। तस्मान न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ठीक है। UPSC और UPPCS में बार बार पूछा जाता है यूरोपियन अराइवल ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या है? तो इसका सीक्वेंस है पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच। अगर आप इसे ट्रिक से याद करना चाहें तो ट्रिक हो सकती है पानी डाला एकदम फास्ट, पानी पोर्चुगीज़, डाला डच, एकदम इंग्लिश एंड डेन्स, और फास्ट विच इज़ फ्रेंच। पोर्चुगीज़ आए पहले 1498 में और गए सबसे लेट 1961 में। सोचो, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब भी गोवा, दमन और दीव पोर्चुगीज़ के पास ही थे, और तब के गवर्नर जनरल थे जोसे फरेरा बोसा। लेकिन इंडिया चुप नहीं रहा। 1961 में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। हाँ, आपने सही सुना, ऑपरेशन विजय। यस, ये था मिलिट्री ऑपरेशन
टू लिबरेट गोवा, दमन एंड दीव। सिर्फ 36 घंटे के अंदर पोर्चुगल का 451 साल पुराना रूल खत्म हो गया और तब के पोर्चुगीज़ गवर्नर जनरल थे वसालो ए सिल्वा और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। पोर्चुगीज़ ने सबसे पहला कदम रखा और फिर सिर्फ 2 साल में 1500 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कैलिकट में खोली। कंफ्यूज नहीं होना है, 1500 में उनकी पहली फैक्ट्री खुली थी और 1503 में उन्होंने फोर्ट बनाया था। सोचो, भारत में पहला फॉरेन ट्रेड सेंटर पोर्चुगीज़ ने बनाया। पर पोर्चुगीज़ रुके नहीं, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा था तो बंगाल तक पहुंच गए। 1534 में उन्होंने बंगाल के रूलर घियासुद्दीन महमूद शाह से इजाज़त ले ली कि सतगांव और चटगांव में भी वो फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। सतगांव आज के वेस्ट बंगाल में है और चटगांव चित्तागोंग में, जो अभी बांग्लादेश में है। पर यहाँ से स्टोरी में आता है ट्विस्ट। ट्रेड के नाम पे पोर्चुगीज़ ने लूटमार शुरू कर दी। हुगली पोर्ट को बनाया अपना पायरेसी का अड्डा। समंदर में जाके शिप्स लूटना, लोगों को किडनैप करना, फुल फिल्मी विलन बन गए थे। और मुगल एम्परर शाहजहां ने सोचा इनफ इज़ इनफ, तो 1632 में शाहजहां ने एक्शन लिया। 1632 में शाहजहां ने एक्शन लिया। पोर्चुगीज़ के सब सेंटर्स हुगली में तोड़ दिए गए और हज़ारों पोर्चुगीज़ को गिरफ्तार कर दिया गया। ये था मुगल्स का क्लियर मैसेज, ट्रेड करो पर दंगा मत मचाओ। अब एंटर करता है एक अंग्रेज़, एक नया प्लेयर, एक इंग्लिश मैन था, जॉब चार्नोक, जो था कासिम बाज़ार फैक्ट्री का इंचार्ज। उसने देखा कि हुगली अनसेफ हो गया है, मुगल्स पोर्चुगीज़ पे गुस्सा है और इंग्लिश भी अंडर प्रेशर है, तो उसने एक नया सेफ और स्मार्ट स्पॉट चुना, जो था सूतनती। सूतनती जो एक कोलकाता का पार्ट है और वहीं से शुरू होता है कलकत्ता की कहानी। जब चारनॉक ने सूतनती को इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर बनाया और आगे चलकर वही बना ब्रिटिश राज का कैपिटल। यूपीपीसीएससी के लिए आप स्टोरी फॉर्मेट में याद कर लो। 1500 में पहली फैक्ट्री बनी, 34 में बंगाल में परमिशन मिली सतगांव और चटगांव के लिए। फिर उन्होंने हुगली को पायरेसी का बेस बनाया। 32 में शाहजहां ने सफाया किया और फिर जॉब चारनॉक ने सूतनती को चुना। आप फन ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हो कि कैलिकट में शुरुआत, हुगली में दंगा, सूतनती से अंग्रेज़ों ने लिखी कलकत्ता की गंगा। उसके बाद 1600 के आसपास दुनिया में एक ही क्रेज़ था, इंडिया और ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड का कंट्रोल कौन ले। सबसे पहले आई अंग्रेज़ों की टीम। 1600 में बनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरा नाम सुनो और थोड़ा हंसो भी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ज़रा सोचो, नाम में ही पूरा बिजनेस प्लान लिखा हुआ है। और तब भारत में राज कर रहे थे मुगल एम्परर अकबर। लेकिन बस 2 साल बाद ही डच लोगों ने बोला अब हम भी आएंगे, तो 1602 में हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड्स की पार्लियामेंट ने बनाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओरिजिनल नाम था जिसका यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई आम कंपनी नहीं थी, इसके पास था एक ज़बरदस्त कैपिटल, 6.5 मिलियन गिल्डर्स। उस टाइम का करोड़पति बजट था उनके पास। और पार्लियामेंट ने बोला सिर्फ ट्रेड नहीं, जंग भी करो, टेरिटरी भी जीतो। यानी ऑफिशियली मिल गया था उनको लाइसेंस, लूट भी करो और राज भी करो। उनका ईस्टर्न हेडक्वार्टर था बताविया, जो अभी इंडोनेशिया में यानी कि जकार्ता में है। वहीं से चलता था उनका पूरा ईस्ट एम्पायर का बिजनेस। इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया सब कवर था। डच ट्रेडर्स, बिजनेसमैन कम प्राइवेट एम्पायर बिल्डर्स ज़्यादा थे। और फिर आई सीन में पोर्चुगीज़, बट डच ने उनका गेम भी पलट दिया। 1663 में डच ने पोर्चुगीज़ को हराकर कोची यानी कि केरला पर कब्जा कर लिया और बनाया अपना विलियम फोर्ट, एक सॉलिड बेस समुंदर के कंट्रोल के लिए। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। आगे चलकर 1814 में कोची भी ब्रिटिश के हाथ लग गया। तो पहले पोर्चुगीज़, फिर डच, फिर ब्रिटिश। इंडिया बना यूरोप का ट्रेड बैटलफील्ड। 1600 के शुरुआत में यूरोप में भी एक सवाल था, कौन बनेगा ईस्ट के ट्रेड का बादशाह। सबसे पहले आए अंग्रेज़। 1592 में इंग्लैंड की एक कंपनी, लेवांत कंपनी, उसको मिला चार्टर, उसको लाइसेंस मिला फॉर द लैंड ट्रेड विद इंडिया। पर असली ब्लॉकबस्टर एंट्री हुई 1600 में, जब बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। फुल नाम सुनो और हंसो, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। कंपनी थी पर सोच थी सुल्तानों वाली। तब भारत में जहांगीर मुगल तख्त पर बैठे थे।
और उन्हीं के टाइम पर 1611 में अंग्रेज़ों ने पहली टेम्पररी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एक टेस्ट मैच जैसा था, देखते हैं मार्केट कैसा है। फिर 1613 में उन्होंने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री खोली सूरत में। ये था उनका पहला ऑफिशियल बेस इंडिया में। ट्रेड के साथ साथ डिप्लोमेसी भी यहीं से चालू है। अब दूसरे यूरोपियंस भी आ गए सीन में। डच ने 1616 में अपनी सूरत में फैक्ट्री खोली, फ्रेंच ने 1668 में खोली। मतलब सूरत बन गया यूरोप का इंडिया ट्रेड अड्डा। और यही एक पावरफुल टर्न आया, थॉमस बेस्ट एक इंग्लिश ऑफिसर ने पोर्चुगीज़ को हराया स्वेली के समंदर में, सूरत के पास। ये जीत मुगल्स के सामने अंग्रेज़ों का इमेज बड़ा बन गई। जहांगीर इम्प्रेस हुआ और अंग्रेज़ों की एंट्री हो गई ऑफिशियल। और फिर आया शादी वाला ट्विस्ट। 1662 में ब्रिटिश के किंग चार्ल्स सेकंड ने शादी की पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन से, और वेडिंग गिफ्ट में मिली बॉम्बे। हाँ भाई, फुल ऑन शादी दहेज। चार्ल्स ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया, 10 पाउंड पर ईयर में। सही सुना, बॉम्बे सिर्फ 1000 रुपये साल का किराया पर। चीप डील, प्राइसलेस गेम। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। 1688 में बॉम्बे के गवर्नर जॉन चाइल्ड ने मुगल्स के पोर्ट को घेर लिया और मक्का जा रहे हज ट्रैवलर्स को रोकने की कोशिश की। मुगल एम्परर औरंगजेब भड़क गए और बोला, ये सब बर्दाश्त नहीं, जॉन चाइल्ड को भारत से निकालो। और भाई साहब एक्सपेल कर दिया। बड़ा झटका था कंपनी को इसका। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। मसूलीपट्टनम में ट्रायल, सूरत में बेस, शादी में बॉम्बे, जॉन चाइल्ड ने किया केस। अब इमेजिन करो, यूरोप में 1740 के आसपास ऑस्ट्रिया के सिंहासन के लिए रॉयल कुश्ती चल रही थी, जिसका नाम था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। पर ध्यान से सुनो, यूरोप में वॉर चालू और इंडिया में भी अंगार जलने लगे। ये था ग्लोबलाइजेशन, बट कंपनी वर्जन। आते हैं 1746 में, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होती है। इंडिया में फ्रेंच और ब्रिटिश ने अपनी मर्जी से युद्ध छेड़ दिया, बिना अपनी सरकार के परमिशन के। प्राइवेट वॉर बिटवीन टू कंपनीज, और स्टेज बना हमारा हिंदुस्तान। तो पहला सीन जो कि ट्रिगर पॉइंट था, वो था ब्रिटिश के कैप्टन बर्नेट ने फ्रेंच शिप्स को पकड़ लिया। ये था सीधा चैलेंज फ्रेंच के ईगो को, और फ्रेंच ने बोला गेम ऑन। फिर आते हैं नवाब। तब कार्नेटिक यानी कि साउथ इंडिया के नवाब थे अनरुद्दीन। उन्होंने बोला, ये मेरी टेरिटरी है, अंग्रेज़ फिरंगी यहाँ जंग नहीं करेंगे। नवाब ने भेजे 10,000 सोल्जर्स अंडर महफूज खान to attack the French and to stop them. But surprise twist, French army led by Captain Paradis ने नवाब की आर्मी को सेंट थोम के बैंक्स पर हरा दिया, एडियार रिवर के किनारे कर दिया धूल चाटने पर मजबूर। अब सोचो, एक फ्रेंच ट्रेंड फोर्स ने 10,000 इंडियन ट्रूप्स को डिफीट कर दिया। ये एक वार्निंग साइन था। अंग्रेज़ और फिरंगी सिर्फ व्यापारी नहीं, ट्रेंड फाइटर्स भी हैं। फिर जैसे ही यूरोप में वॉर खत्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, वैसे ही इंडिया में भी वॉर बंद करना पड़ा 1748 में। डील के हिसाब से मद्रास, जो फ्रेंच ने ले लिया था वॉर में, फिर से रिटर्न कर दिया गया अंग्रेज़ों को। अगर आप एक पंच लाइन की तरह से देखें तो ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं था, ये इंडिया में यूरोपियन राज का रिहर्सल था। और हर बैटल बना एक सिग्नल कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ सेलर नहीं, सोल्जर भी थी। भारत में एक वक्त था जब व्यापारी थे, लेकिन इंटेंशन था राज करना। और इस गेम का सबसे शातिर प्लेयर था डुप्लेक्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मास्टरमाइंड। डुप्लेक्स ने क्या किया? डुप्लेक्स ने एक ऐसी टेक्निक यूज़ की जो बाद में अंग्रेज़ों ने फुल ऑन कॉपी पेस्ट कर दी। यूरोपियन आर्मी भेजो इंडियन कोर्ट्स में और खर्चा भरवाओ इंडियन किंग से। वो इंडियन राजाओं के झगड़े में घुस जाता था और बोलता, मैं तुम्हें जीत दिलवाऊंगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। यहीं से शुरू हुआ यूरोपियन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इंडिया। डुप्लेक्स ने किंग मेकर बनने का फॉर्मूला इंडिया में लॉन्च किया। 1664 में कॉलबर्ट, फ्रांस के किंग लुई 14 के मिनिस्टर, ने बनाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका ओरिजिनल नाम भी बहुत फ़नी था, ज़रूरी नहीं है याद रखना। तो कंपनी का सारा खर्चा फ्रांस की सरकार उठाती थी, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड इम्पीरियलिज्म। 1666 में आया फ्रेंच ऑफिसर फ्रेंकोइस कॉर्नियर, और 1668 में सूरत में फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप की। उसके साथ आया मरकरा, एक पर्शियन ट्रेडर, जिसने 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रेंच फैक्ट्री खोली, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से परमिशन लेके।
सूरत प्लस मसूलीपट्टनम इज़ इक्वल्स टू फ्रेंच का इनिशियल बेस इन इंडिया। फ्रेंच के आने से पहले ही डच लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। डच ने भी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई और बंगाल में उनका बेस था पीपली, पर असली बिजनेस 1653 में चिंसूरा से स्टार्ट हुआ, जहां उन्होंने बनाया फोर्ट। कौन सा फोर्ट? गुस्तावोस फोर्ट। डच बंगाल से सॉल्ट पीटर यानी कि गन पाउडर का मेन कंपोनेंट और ओपीएम एक्सपोर्ट करते थे और उसके लिए बिहार उनका टॉप सोर्स था। फन फैक्ट ये है कि लेटर ब्रिटिश टाइम में भी बिहार वॉज इंडियाज़ ओपीएम कैपिटल। फ्रेंच, अगर हम इसे ट्रिक से याद करें तो फ्रेंच आए फैक्ट्री बनाने, सूरत मसूलीपट्टनम में बेस जमाने। डच ऑलरेडी थे बंगाल में, चिंसूरा बना उनका तीर कमान में, डुप्लिक्स ने सिक्का जमाया, पॉलिटिक्स में पहला यूरोपियन दाव लगाया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्रोनोलॉजी हम पहले ही देख चुके हैं, PDEDF। तो पहले आए पोर्टुगीज़, पर सबसे लंबा टिकने वाले बने ब्रिटिश, और शुरुआत हुई थी कैलिकट के समंदर से और ख़त्म हुआ गोवा के सरेंडर तक। यही है कॉलोनियलिज्म का असली टाइमलाइन, और ये यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में बार बार पूछा गया है। फैक्ट्स याद रखना, कहानी समझ लो, पेपर क्रैक हो जाएगा। ऐसे ही सिंप्लीफाइड और पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो ISPCS डिकोडेड को, जहाँ सिलेबस भी डिकोड होता है और एग्ज़ाम भी क्रैक होता है। थैंक यू। टिल देन स्टडी हार्ड।